आज जस्ट आप लोगों से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा आज की क्लास के अंदर कि एक्चुअली एफबीआर जो है उससे जो हमारी डीलिंग होती है वो किस तरह से होती है। एफबीआर अगर आपको नोटिस वगैरह भेजता है या एफबीआर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो वो क्या कार्रवाई कर सकता है और आप उस आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप उन कैसे कैसे आप एड्रेस करेंगे। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है सबको? कोई एक स्टूडेंट यस सर। मेरी आवाज क्लियर है? आवाज नहीं आ रही है। जी, कंप्लीट सर आवाज क्लियर है। आ रही है आपको नोमान? ठीक है, ओके। एफबीआर जब आपको नोटिस वगैरह भेजता है आपके क्लाइंट को, तो एक्चुअली इससे पहले हम दो चीजें डिस्कस करते हैं। एक होता है टैक्स अवेजन, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। ये दो टर्म होती हैं लॉ के अंदर, हम डिस्कस करते हैं, लॉ के अंदर हम स्टडी करते हैं टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि लीगल मीन्स को यूज करके आप टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। मीन के टैक्स ये लीगल होती है, ये इलीगल नहीं होती, लीगल होती है, मगर ये कि टैक्स की लायबिलिटी से आप कैसे बच सकते हैं या कैसे उस लायबिलिटी को कम से कम किया जा सकता है। तो ये होती है टैक्स अवॉइडेंस होती है। मीन कि आप कौन कौन से लीगल मीन्स यूज करें कि आपकी वो जो टैक्स लायबिलिटी जो ज्यादा है उसको आप कम कर लें। ये अवेजन सॉरी ये अवॉइडेंस जो होती है लीगल होती है। और इसके दूसरी एक टर्म है टैक्स अवेजन। जो टैक्स अवेजन होती है इलीगल होती है कि मीन के टैक्स को आप अवेड करते हैं, मीन के लॉ को आप वायलेट करते हैं। आपका टैक्स बनता कुछ और है मगर आप या कंसील करते हैं टैक्स, इनकम कंसील करते हैं, एसेट्स कंसील करते हैं, या टैक्स कंसील करते हैं, लाइबिलिटी कंसील करते हैं। तो ये कंसीलमेंट जो होती है आपकी इनकम की या आपके एसेट्स की, ये और कंसिक्वेंटली आप अपना जो टैक्सेस हैं उनको अवॉइड करते हैं, कम करते हैं, तो ये इलीगल होती है। इसमें और भी इलीगलिटीज होती है कि आप अपना रिटर्न वगैरह टाइमली सबमिट ना करना, या आप को रिटर्न भेजना चाहिए और आप नहीं भेजते, या आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए एज पर लॉ अंडर सेक्शन 114 और आप रजिस्टर्ड नहीं होते। और भी बहुत से टैक्स लॉज मीन कि जो भी टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस इसके मुताबिक अगर कोई वायलेशन इसकी करता है तो एफबीआर के पास दो किस्म की रेमेडीज हैं। सॉरी, एफबीआर के पास दो किस्म के टूल हैं कि लॉज को इन्फोर्स करवाने के लिए। जो हमारे पास एडवोकेट्स हैं उनको पता है कि एक सिविल लॉ होता है और एक क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल में क्राइम होते हैं और उसको हम जो सीआरपीसी के तहत उसको ट्रायल किया जाता है, क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल करता है। सिविल रेमेडी होती है उसको सिविल कोर्ट ट्रायल करता है। इधर भी टैक्स लॉज के अंदर इसी तरह की दो रेमेडीज हैं, सॉरी दो टूल्स हैं कोर्ट के पास, एफबीआर के पास, तो जिनको वो यूटिलाइज करता है और टैक्स को टैक्स पेयर से निकालता है। एक तरीकाकार ये है कि चूंकि एफबीआर की जो प्राइम मोटिव है वो ये है कि जो टैक्स कलेक्शन हो, रेवेन्यू को बेनिफिट्स मिले। एफबीआर का प्राइम मोटिव ये नहीं है कि हम टैक्स पेयर को पेनलाइज करें, टैक्स पेयर को पनिशमेंट देना जो एफबीआर का मोटिव नहीं है। तो एफबीआर चाहता है कि जितना हो सके हम पेमेंट निकलवाएं ताकि जो रेवेन्यू है उसको बेनिफिट मिले। तो एफबीआर के पास जो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि उनके खिलाफ पेनल्टी लगा दे। मीन के या तो जितना ड्यू टैक्स है वो लगा दे, या उसको उसके ऊपर जो पेनल्टी अथराइज पेनल्टी एज पर लॉ है वो लगा दे। मीन के इन शेप ऑफ कॉइन्स, इन शेप ऑफ करेंसी वो इम्पोज कर दे कि आप इतना टैक्स पे करें। एक तो ये है टूल। इस टूल के अगेंस्ट जो रेमेडी का आपके पास चैन है वो अलग है। हम ये भी चैन डिस्कस करेंगे अगर एफबीआर आपको आपके ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर कोई पेनल्टी लगा देता है तो उसकी क्या रेमेडीज हैं। दूसरी तरफ यह है कि अगर एक रिपीटेडली या कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो ऑफेंस में आती है, अगर ऐसे लॉज को वायलेट किया जाता है तो एफबीआर के पास अथॉरिटी है कि एफबीआर आपके खिलाफ, आपके क्लाइंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है। और जब वो एफआईआर दर्ज करते हैं तो उसके बाद अरेस्ट भी होते हैं और फिर बाकी वही प्रोसीजर होता है जो कि सीआरपीसी के तहत उसको अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर्स वो स्पेशल जज के सामने पेश करेंगे, फिर आगे वो बेल और ट्रायल और वो प्रोसीजर एज पर सीआरपीसी बाकी प्रोसीजर है। और ये ऑफेंसेस अगर सीआरपीसी के मुताबिक हम देखें तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं।
और इसमें जो आपका कमिश्नर है वो वारंट जारी करता है गिरफ्तारी के, और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और फिर स्पेशल जज के पास भेजे जाते हैं और उसकी पनिशमेंट होती है। एक तो ये तरीकाकार है, दोनों तरीकाकार को हम डील कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हम इसको, जो टैक्स पेयर है, उनको डील करने के लिए एज ए टैक्स कंसल्टेंट्स दो किस्म के लोग कंसल्ट कर रहे हैं। एक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या दूसरे पे अकाउंटेंट जिसमें बी काम वाले भी हैं, और सीएमए वाले भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं, सीए वाले भी हैं, और लॉयर भी हैं। और ये जो कैटेगरी है, अच्छा ये पहले अकाउंटेंट वाली बताइए, दूसरी आखिरी जो बताइए वो लॉयर वाली बताइए। ये दो कैटेगरीज हैं जो कि डील कर रहे हैं टैक्स को, मीन के एज ए कंसल्टेंट, और ये मिल के काम करते हैं। तो जो मैंने बात बताई कि स्पेशल कोर्ट्स वाली प्रोसीजर बताया, उसको जब हैंडल करना होता है वो सिर्फ लॉयर करता है। उसमें अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट आपकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद स्पेशल कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। फिर वो बेल के प्रोसीजर, ट्रायल के प्रोसीजर, वहां पे पेश होने की अथॉरिटी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के पास नहीं होती, वो सिर्फ लॉयर के पास होती है, एडवोकेट के पास होती है। तो वो सेशन जज के ट्रायल के इक्विवेलेंट ट्रायल होता है, जो कि स्पेशल जज का ट्रायल होता है। एक तो ये है प्रोसीजर है। दूसरी तरफ है कि अगर वो पिनल, मीन के इन शेप ऑफ कॉइन, इन शेप ऑफ करेंसी अगर इम्पोज कर देते हैं एफबीआर वाले, तो इन दैट केस जो रेमेडी है वो, उसके लिए आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट, चाहे आप अकाउंटेंट हैं चाहे आप लॉयर हैं, दोनों के पास उसी तरह ही फुटिंग है, दोनों के पास उसी तरह ही राइट है, आप दोनों अपीयर हो सकते हैं। कमिश्नर के पास भी, और आगे जो भी ट्राइब्यूनल हैं या जो ट्राइब्यूनल तक दोनों पेश हो सकते हैं, हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकते। अभी हम प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। एक नईम साहब अवेलेबल हैं क्लास में? इस्लामाबाद से नईम साहब हैं अवेलेबल क्लास में? अली हाशिम? अच्छा, ये आप दोनों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये क्लास चलाई, स्पेशली एनीवे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, तो डिस्कशन ये हुई कि अगर आपको नोटिस आ जाता है, आपके क्लाइंट को नोटिस आ जाता है कि आपका ये टैक्स आपने रिटर्न नहीं भेजा, या आपने फलां लॉ की वायलेशन की, आपने कंसीलमेंट ऑफ इनकम की, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स किए, आप इसका जवाब दें। तो जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है उसके मुताबिक जवाब देना होता है। वो आपको पर्सनल हियरिंग की रिपीटेडली, या वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अपॉर्चुनिटी देते हैं। अपॉर्चुनिटी के बाद या तो वो आपका नोटिस अबेट कर देते हैं, कि मीन कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, या वो सेटिस्फाइड नहीं होते और वो पेनल्टी इंपोज कर देते हैं। जितनी वो शुरू में शोकाज में लिखते हैं उतनी भी कर सकते हैं, और बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें लिखेंगे फिर दोबारा कि आपको हम बढ़ा रहे हैं, या उससे कम भी कर सकते हैं। ये एफबीआर के पास अथॉरिटी है। जब वो आप कोई ऑर्डर जारी कर देता है कि जिसके अंदर वो पेनल्टी लिख देता है कि इतनी पेनल्टी या इतना टैक्स आपका कम पे हुआ हुआ, वो टैक्स टैक्स पे करे, असेसमेंट ऑर्डर जब वो जारी कर देते हैं, तो इन दैट केस आपके पास रेमेडी क्या है? अगर तो वो जो उन्होंने जारी किया है आपको असेसमेंट ऑर्डर, जो आपको इतना टैक्स आपका डेफिशिएंट है अपना पे करे, अगर तो वो 20 मिलियन से कम हो, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 2024 की अमेंडमेंट है, लेटेस्ट। जो प्रीवियस बिल था जो लास्ट ईयर में पास हुआ, उसके अंदर ये अमेंडमेंट आई थी। 20 मिलियन मीन 2 करोड़, अगर तो टैक्स 2 करोड़ से कम है, तो आपकी जो अपील है वो कमिश्नर के पास जाएगी। कमिश्नर का मतलब, कमिश्नर, एक कमिश्नर है जिसने टैक्स लगाया है, उसकी अथॉरिटी। दूसरा कमिश्नर अपील भी होता है, इनकम टैक्स कमिश्नर अपील भी होता है, आरटीओ में बैठा होता है, आपके कंसर्न आरटीओ में बैठा होता है। तो आपकी अपील वहां पे जाएगी। अपील अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर मौजूद है, पोर्टल के अंदर एक्सेस मौजूद होती है, वहीं से आपने जिस तरह एक लॉयर बाकी अपील लिखता है उसी तरह अपील ड्राफ्ट की जाती है और वहां से अपलोड कर दी जाती है। उसकी अपनी जो साथ वकालतनामा और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो लगा के अपलोड कर देते हैं। और फिर वहीं पे आपको एफबीआर आउटबॉक्स के अंदर आपको डेट मिल जाती है। जो न्यू है उनको मैं ये चीज़ें सिखा दूंगा अंदर के कहाँ कहाँ पे पोर्टल के अंदर एक्सेस है। जो पुराने हैं उनको पता है कि पोर्टल कैसे होता है, पोर्टल के अंदर का एक्सेस क्या होती है, तो वो मैं बता दूंगा। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका ये कोर्स खत्म हो चुका है, मगर यही क्लास एक और एक एससीसीपी वाली क्लास पेंडिंग थी, एससीसीपी वाली कल हो जाएगी, उनको पता है कि पोर्टल क्या होता है और पोर्टल के अंदर टैब्स वगैरह कहाँ पे बने होते हैं। तो जब 20 मिलियन से कम हो,
एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी, तो हम बात कर रहे थे कि 20 मिलियन से अगर तो कम टैक्स इन्वॉल्व है तो फिर आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट। इससे पहले तो जितना भी टैक्स होता था तो पहली अपील आपकी कमिश्नर के पास जाती थी। अभी ये कि 20 मिलियन से ज्यादा अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो फिर आपकी पहली अपील जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जाएगी। पहले पहले जो प्रोसीजर था उसमें यह था कि जो भी अपील थी आपकी, पहली अपील जाती थी कमिश्नर के पास। कमिश्नर के डिसीजन के अगेंस्ट अग्रीव्ड पार्टी मीन के वो एफबीआर भी हो सकता है और टैक्स पेयर भी हो सकता है। उन दोनों में से जिसके खिलाफ डिसीजन आया वो जा सकता है इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के पास। मगर अभी जो लॉज हैं सिंस आफ्टर जून 2024 वो चेंज हो चुके हैं। उसके मुताबिक ये है कि अगर तो आपका 20 मिलियन से ज्यादा है टैक्स तो आप डायरेक्ट ट्राइब्यूनल में जाएंगे, और 20 मिलियन से कम है तो फिर आप कमिश्नर के पास जाएंगे। तो यहां से जब अपील का डिसीजन आ जाएगा, जो भी डिसीजन आता है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो रेफरेंस टू हाई कोर्ट है। ट्राइब्यूनल में और कमिश्नर के सामने आप एज ए अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनकम टैक्स प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिशनर, चाहे आप बी काम वाले हैं, एमबीए वाले हैं, सीए वाले हैं, सीएमए वाले हैं, आईसीएमए, तो आप पेश हो सकते हैं। लॉयर भी पेश हो सकता है। मगर जब हाई कोर्ट की बात आती है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के सामने लॉयर पेश होता है। तो लॉयर और अकाउंटेंट्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि लॉयर पेश होता है एक तो स्पेशल जज के सामने और फिर हाई कोर्ट के सामने। जो अकाउंटेंट होते हैं वो इनके अलावा जो फोरम है ट्राइब्यूनल वाला और कमिश्नर इनकम टैक्स अपील वाला, वहां पे पेश हो सकते हैं और वहां पे अपने क्लाइंट को डिफेंड कर सकते हैं एज ए लॉयर। दूसरी बात कि वहां पे जो ग्राउंड्स लेने होते हैं, ग्राउंड्स क्या होते हैं रूटीन में, जो ग्राउंड्स लिए जाते हैं, जो मैं स्टडी किए, मैंने अपने दोस्तों के साथ फर्म के अंदर बैठ के देखे हैं, तो लॉयर्स का ग्राउंड लेना और तरीकाकार है और अकाउंटेंट्स का तरीकाकार और है। मगर ये उसका मतलब ये नहीं कि लीगली आपको ग्राउंड्स दोनों बता देता हूँ, आपने दोनों में से कोई भी ग्राउंड ले सकते हैं। मगर चूंकि नेचर ऑफ ट्रेनिंग के लिहाज से लॉयर की ट्रेनिंग और होती है, अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग और होती है। लॉयर ट्रेंड होता है लॉ के पॉइंट्स पे और अकाउंटेंट ट्रेंड होता है अकाउंटिंग के पॉइंट्स पे। अकाउंटेंट्स की अपील आप उठाएं तो ज्यादातर अपील में अकाउंटिंग्स अकाउंटिंग के पॉइंट्स होते हैं कि ये टैक्स इतना नहीं बनता, इतना बनता है, इनके कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस होता है। जबकि लॉयर जो होते हैं वो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर, नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं किया गया, टाइम बार्ड हो चुका है, इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं कि ये नोटिस करने की अथॉरिटी थी नहीं थी, उसके प्रोसीजर प्रॉपरली अडॉप्ट किया गया कि नहीं किया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट किया गया कि नहीं किया गया। मतलब लॉयर इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। मगर ये दोनों जो ग्राउंड्स हैं वो कोई भी ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि जी अकाउंटेंट वो ग्राउंड लेंगे, लॉयर ये ग्राउंड लेंगे। मैं जनरली बता रहा हूँ नेचर ऑफ ट्रेनिंग के लिहाज से कि अकाउंटेंट जो होते हैं वो ज्यादातर अकाउंटिंग के लेते हैं कि ये टैक्स बनता है या नहीं बनता। लॉयर कहते हैं बनता है या नहीं बनता, इससे में कोई गर्ज नहीं, मसला ये प्रोसीजर गलत अडॉप्ट किया गया। एज पर लॉ जो प्रोसेस था उसको अब्यूज ऑफ प्रोसेस किया गया है। लॉयर इस तरह की जो लेते हैं ग्राउंड्स लेते हैं। तो जब ये हाई कोर्ट डिसाइड कर देता है, हाई कोर्ट के बाद अगला जो फोरम आपका होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। मगर सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले लीव टू अपील होती है, क्योंकि आपके अपील के जो एक्चुअल फोरम है वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, हाई कोर्ट तक खत्म। ये आपके हैं कि अगर तो एफबीआर आप पे कोई टैक्स के पीनल एक्शन इन शेप ऑफ करेंसी इंपोज करता है तो तब ये फोरम है। तब आपने इस तरीके से जाना है इनकम टैक्स कमिश्नर के पास या ट्राइब्यूनल के पास। अगर एफबीआर एफआईआर दर्ज कर देता है और अरेस्ट कर लेता है तो फिर इधर कोई कंसर्न नहीं है उसका। फिर वो पीनल एक्शन की तरफ जाते हैं, उसकी जो पेनल्टीज है इम्प्रिजनमेंट वगैरह उस तरफ जाते हैं।
तो फिर जब गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार करने के बाद विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट इलाका, जो नियरेस्ट, बल्कि नियरेस्ट नहीं, स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। अगर स्पेशल स्पेशल मजिस्ट्रेट नियर आपके नज़दीक नहीं है, कि जहाँ पे विद इन 24 आवर नहीं पहुंच सकते, तो फिर नियरेस्ट जो इलाका मजिस्ट्रेट है वहां पे ले जाते हैं, और वहां से रिमांड लेते हैं कि हमने इनको लेकर जाना है मजिस्ट्रेट के पास, सॉरी स्पेशल जज के पास लेकर जाना है। तो फिर वो रिमांड मिलता है और फिर वहां पे लेकर जाते हैं। उसका प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो क्रिमिनल लॉ के अंदर, सीआरपीसी के तहत किसी क्राइम के अंदर दिया जाता है। उसके बाद उसी तरह उनकी बेल करवाई जाती है, और उसके बाद उनका ट्रायल होता है। ट्रायल के अंदर जो इंस्टांस होते हैं उसमें क्यूएसओ भी अप्लाई होता है, इनकम टैक्स के लॉज भी अप्लाई होते हैं, सीआरपीसी के भी कंसर्न लॉज जो वो अप्लाई होते हैं। तो उसके बाद वो अगर पनिशमेंट दे देता है, या तो एक्विट कर देगा या पेनलाइज कर देगा स्पेशल जज। अगर एक्विट कर देता है तो फिर अपील जा सकता है, डिपार्टमेंट जा सकता है। और अगर पेनलाइज कर देते हैं तो फिर जो अक्यूज होता है वो जा सकता है आगे अपील में। तो अपील हाई कोर्ट में जाएगी, और इन फोरम पे लॉयर ही जाता है, इन फोरम के ऊपर अकाउंटेंट जो होते हैं वो नहीं जाते। तो ये क्योंकि ये लीगल मैटर जहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो स्पेशल जज है, वहां पे लॉयर ही पेश होते हैं। तो ये प्रोसीजर है एक्चुअली, कि जब आपके खिलाफ कोई एफबीआर एक्शन लेने लगता है। अच्छा, ये जो ऑफेंस है जब स्पेशल जज के पास जाता है, ये ऑफेंस, यहाँ पे हम ऑफेंस की बात करते हैं, तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल का मतलब ये है कि इसमें सुलह की जा सकती है। सुलह किसने करनी है? कमिश्नर के पास अथॉरिटी है, कि कमिश्नर चाहे तो आपको माफ कर सकता है, मगर माफ करते हुए उसकी प्राइमरी इंटरेस्ट जो होगी वो रेवेन्यू होगी, कि आप पेमेंट करें, टैक्स पे करें, तो आपके खिलाफ एफआईआर जो विड्रॉ कर ली जाएगी। मतलब ये एफबीआर के पास अथॉरिटी, ऐसा नहीं है कि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है कि जिसमें सुलह नहीं हो सकती। इसमें सुलह हो सकती है, और इसमें सुलह जब की जाती है तो एफबीआर की जो कमिश्नर उसके पास अख्तियार होता है कि वो ऑफर दे दे कि आप इतना टैक्स पे करें, हम आपके खिलाफ जो एक्शन नहीं लेंगे। तो ये कंपाउंडिंग हो सकती है इस ऑफेंस की। तो ये मुझसे रिपीटेडली क्वेश्चन किया गया था कि जब आपके क्लाइंट के खिलाफ एफबीआर एक्शन लेता है तो आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो आज की क्लास हमारी जो थी वो इस बारे में थी कि हमारे पास एफबीआर के पास क्या, एफबीआर क्या एक्शन लेता है, और आपके क्लाइंट के पास क्या रेमेडी, और आपका क्लाइंट किस तरीके से प्रोसीड करेगा। तो ये दो तरीकाकार हैं, एक है कमिश्नर के थ्रू, अगर तो वो सिर्फ पेमेंट की सूरत में आपके ऊपर ऑर्डर जारी किया गया, और अगर एफआईआर दर्ज की है तो फिर स्पेशल कोर्ट के थ्रू वो जहाँ पे वो ले जाएंगे, उसी प्रोसीजर के साथ ट्रायल के थ्रू गुजरना पड़ता है। जी हाशिम, आप आ गए हैं। आज की क्लास तो आपके लिए थी, स्पेशल आपके लिए थी। आप लेट आए हैं या यू आर अवेलेबल नहीं इन सर, मैं क्लास? इधर ही था। अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर ही था। मैं शुरू से अटेंड की है सर। ठीक है, तो अभी बोले, जो जिसका जो क्वेश्चन है वो बोले, बात करें, शाबाश। सर ये अगर वो उससे रिलेटेड है, आईआरएस से रिलेटेड, अगर कोई पर्सन ने अपनी कोई प्रॉपर्टी ली हुई है 2-3 साल तक उसने डिक्लेयर नहीं आप किया तो माइक के वो। करीब अगर बात करें, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, स्लो है आवाज, ब्रेक नहीं हो रही, स्लो है, लो है। अब ठीक है सर? जी बोले। अरे सर, एक पर्सन ने प्रॉपर्टी लेके रखी हुई थी, वो फाइलर था। फिर उसने कुछ 2-3 सालों में ना उसने वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की। मगर अब वो अगर जो न्यू ईयर आ रहा है तो उसमें वो कहता है कि मैं किस तरह इस प्रॉपर्टी को अंदर इन करवा दूं ताकि ये भी इन लाइन हो जाए उस एफबीआर के स्टैंडर्ड्स के, को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो किस अरे तरह ऐसे करेगा? में आई एम सॉरी, आपकी आवाज जो है ना वो बाकी जो स्टूडेंट हैं कितनी को आवाज क्लियर आ रही है इनकी? ये मेरे पास प्रॉब्लम है या बाकी के पास भी प्रॉब्लम? नहीं सर, क्लियर नहीं आ रही। नहीं क्लियर है? सर आपके पास प्रॉब्लम है, आपके पास प्रॉब्लम है सर। अच्छा, मेरे पास प्रॉब्लम है। आप लोगों को क्लियर आ रही है आवाज? बस सर नहीं, बहुत लो आ रही है। वो असल में कह रहे थे कि एक इंडिविजुअल है, वो फाइलर है, उसने प्रॉपर्टी ली थी पर 3 साल पहले, पर उसने डिक्लेयर नहीं की ना पहले फॉर्म में। अब वो चाह रहे हैं कि वो डिक्लेयर कर दे, तो वो उसका प्रोसीजर। ठीक है। अच्छा, हाशिम, इसका तरीकाकार ये है कि एक तो समटाइम्स होता है लोग वेट करते हैं, किसी न किसी अमेंस स्कीम का वेट करते हैं।
तो एक तो वो तरीकाकार होता है कि मैं स्कीम का वेट करने का। दूसरी ये कि एफबीआर ने अगर आपको नोटिस भेज दिया, जो कि ये एफबीआर के तो नॉलेज में आ जाता है ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू कि आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने डिक्लेयर नहीं की, कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो करते हैं वो एफबीआर के नॉलेज में आ जाता है। तो एफबीआर अगर नोटिस आपको भेज दे तो फिर तो वो कंसीलमेंट ऑफ इनकम बन जाती है। आपने जो पेमेंट जो आपने प्रॉपर्टी ली है वो आपके सोर्सेज जो हैं वो अननोन है, मींस आप डिटरमाइन नहीं, मींस आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए आपने उसको हाइड किया है। तो वो उसको आपकी इनकम में काउंट करके आपके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। वो तो रूटीन में ये है, अगर तो आप नहीं डिक्लेयर करेंगे। तो दूसरा तरीकाकार जो लीगल तरीकाकार है डिक्लेयर करने का, उसमें ये होता है कि अपने आप को सरेंडर कर देना, एफबीआर के हवाले कर देना अपने आप को कि ये मिस्टेकनली ये हो गई है, स्लिप हो गई है, मेरे नॉलेज में नहीं दी थी और मैं करना चाहता था। आप अपने आप को सरेंडर कर दें एफबीआर के नॉलेज, एफबीआर के कि ये फलां ईयर से मैंने ली हुई थी, चाहे वो इनहेरिटेंस में मिली है, गिफ्ट मिली है, या मैंने परचेज की थी, और ये क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से ये ओमिट हो गई है। तो मुझे अथराइज किया जाए कि मैं अपने प्रीवियस रिटर्न्स को रिवाइज करूं। इसमें ये चांसेस होते हैं कि एफबीआर आपको ना परमिट करे और आपके खिलाफ एक्शन ले ले, और ये भी चांसेस है कि वो आपको अथराइज कर दे कि ठीक है, आप चूंकि खुद आए हैं तो आपकी जो बोनाफाइड इंटेंशन को देखते हुए आपको अलाउ कर दें, ठीक है कि आप रिवाइज करें। मगर इसमें यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके शोल्डर के ऊपर होगा। आपने प्रूव करना है कि वो जो इनकम है उस वो प्रॉपर है, जो सॉरी जो आपने एसेट्स नहीं डिक्लेयर किए वो प्रॉपर है, और वाकई दैट वाज क्लरिकल मिस्टेक या दैट वाज अनइंटेंशनल ओमिशन, और वो कंसीलमेंट नहीं थी और उसके बदले में किसी किस्म का टैक्स एवेजन इन्वॉल्व नहीं है। ये आपने प्रूव करना है। अगर टैक्स एवेजन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है और आपके पास ऐसे सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं कि वो लीगल प्रॉपर्टी थी और उसके जो टैक्स टैक्स बनते थे उन इनकम के वो आप दे चुके हैं, तो फिर यही तरीकाकार है कि आप एफबीआर को अप्लाई करें, कमिश्नर को, कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने प्रीवियस 3 साल के रिटर्न रिवाइज करूं। तो रिटर्न रिवाइज करके उसमें एंटर करना ही आपके पास ऑप्शन है। नहीं, इस तरह नहीं कि अब अच्छा ये तो ठीक है, आई गेट इट, बट कोई इस तरह ये नहीं कि जब हम दोबारा इस पे जो न्यू ईयर की रिटर्न फाइल करना शुरू करें तो उस तरह किस तरह उसके अंदर कोई इस तरह उसको घुसा दें, कोई इंसर्ट उसको किस तरह कुछ कर दें, कोई इस तरह का कोई नहीं हो सकता? ये कैसे कैसे? अभी देखें, आपने 3 साल के रिटर्न भेज लिए हैं, अभी आपका रिटर्न है जी, चौथे साल का, अभी का रिटर्न आपका है इस साल का। तो जी इसमें बिल्कुल अगर ऐसे ही है। आप उसको आप कहते हैं कि इसमें उनको इंसर्ट कर दिया जाए, आज के जो रिटर्न अभी होगा 25 का लेट्स सपोज के रिटर्न, उसमें आप कहते हैं उसको इंसर्ट हाँ, कर दिया हाँ, जाए। उसके अंदर कुछ तरह कुछ हो, अगर कोई इस तरह कोई यानी कि लॉयर है ना, तो कोई कोई इस तरह के कोई इस तरह का कोई रास्ता निकाल के कि नहीं, देखें अच्छा ये देखें प्रॉपर्टी अब इन देखें, लोग इंसर्ट कर देते हैं, मगर देखें कि जब आपके पास प्रॉपर्टी आई है वो इसी साल में तो नहीं आई, वो तो पहले से मौजूद है, तो प्रीवियस बिल्कुल ईयर में तो ऐसे ही आपने है। कंसील की। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आप उसको इंसर्ट करेंगे तो उसके बदले में पेमेंट पैसा कहाँ से आया? इस साल में आपके पास एक पैसा उतना आया जितने आपने टैक्स पे किया। अगर वो प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं आप, तो उतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी इनकम कंसिडर हो जाएगी और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने, हाँ, एग्जम्पशन की तरफ जाते हैं कि ये पैसा एग्जम्प्टेड आके आया है। तो फिर वो जो अगली क्लास मेरी है ना वाइट कलर क्राइम की, तो उसमें इनके बारे में चीज़ें मौजूद है कि जी वाइट कलर क्राइम कैसे किया जाता है, और ये पैसा इवन के वो मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि जिस जब मैं नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के बारे में बात कर रहा था, तो लोग बाहर से पैसा, वो उधर वाला पैसा मैंने उधर दे दिया, इधर इधर दे दिया, और यहाँ पे कहते हैं हमारी एग्जम्पशन है और 85 लाख एग्जम्पशन में डाल के, इस तरह लोग करते हैं, मगर ये इलीगल होता है, ये लीगल नहीं है। अगर इस पे एफबीआर एक्शन ले ले, देखें कि अगर बच जाए आदमी तो वो बच जाए, 6 साल तक अगर नहीं कोई पूछा तो नहीं पूछा, अगर पूछ लिया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा जस्टिफाई करने का। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, बेस्ट ऑप्शन ये है जो लीगल है, आप रिवाइज की एप्लीकेशन दें और रिवाइज करें, प्रीवियस रिटर्न रिवाइज करें। नहीं, ये अगर हम चलो ठीक है, प्रीवियस हम लोग रिवीजन कर दें, मगर ये पिछले 2-3 में नहीं उसने किया हुआ, तो जिसमें लिया उसका रिवीजन कर सकते हैं ना, यानी जिस कि जिनमें फिजिकली नहीं अपने किया वो, उनको रिवाइज करें, जब से उन्होंने ली है प्रॉपर्टी उस वक्त से ऑनवर्ड के रिटर्न जितने आपने भेजे हैं उनको रिवाइज करें। यानी कि ये 4-5 रिटर्न जो भी होंगे वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। 5 से ज्यादा रिवाइज होते नहीं है। चलिए 5 ज़्यादा होते नहीं, मगर हम
फॉर एग्जांपल लाइक चले 3 करने 3 रिटर्न अगर होते तो 3 में हमें रिवाइज तो सारा तीनों आगे से रिवाइज सारे फिर से करने पड़ेंगे, तो लेंथी प्रोसेस है। सारे रिवाइज नहीं नहीं, लेंथी प्रोसेस तो नहीं है, 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाते हैं। नहीं, उसमें फिर आप रीजन फॉर रिवीजन भी देते हैं ना कि आप रीजन फॉर रिवाइज रिवीजन क्यों भी कर रहे देते हैं, और अगर 30 डेज के अंदर अंदर आप करें तो फिर तो कोई रीजन, किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं होती, आप रिवाइज कर सकते हैं। और 30 डेज से जब ज्यादा ज्यादा जाते हैं फिर अब आपको परमिशन भी चाहिए, अप्रूवल भी चाहिए कमिश्नर की। हैं। ठीक है सर, इट इज़ लाइक अ सेटलमेंट विद द गवर्नमेंट कि हमें अलाउ किया जाए। अगर नहीं करना, ठीक है। नहीं वाला ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब आपका क्लाइंट आता है उसको आप काउंसलिंग करेंगे, प्लीज आप डिक्लेयर करें। ठीक है, थैंक यू। जी। एनी अदर स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे? सर आपने यहाँ पे रेफरेंस की एक बात की थी, काइंडली वो रिपीट कीजिएगा। आप कौन बात कर रहे हैं? सर कंदील। कंदील। एंड जिस तरह होता है ना, हाई कोर्ट को, हम हाई कोर्ट में हम एज ए लॉयर या रिट करते हैं या हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं, इसी तरह हाई कोर्ट में एक रेफरेंस भी होता है। कि रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ये जो, मतलब ये अपील से मिलती जुलती, आप इस अंदाज में समझें कि जो ऑर्डर नीचे से हुआ है इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो, चाहे ऑर्डर दिया है कमिश्नर ने, अगर 20 मिलियन से कम है तो कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है, 20 मिलियन से ज्यादा है तो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, दोनों से जब आप डिससेटिस्फाइड होते हैं, जो भी जहां भी आपका अप्रोप्रिएट फोरम है, जो भी फोरम है, आप अगर डिससेटिस्फाइड होते हैं, आप या डिपार्टमेंट, जो डिससेटिस्फाइड होता है वो उसके बाद जो अगले फोरम पे जा सकता है। तो अगला फोरम कौन सा है? वो हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट में जब जाना है उसे कहते हैं, उस हाई कोर्ट में जो जाने को कहते हैं, ये अंडर सेक्शन 133, 133, 133 सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके तहत जाते हैं हाई कोर्ट में। और इसे कहते हैं रेफरेंस टू हाई कोर्ट। और ये दोनों जा सकते हैं, मीन कि आप एज ए टैक्स पेयर भी जा सकते हैं, और जो एफबीआर के डिपार्टमेंट वो भी जा सकता है, क्योंकि कमिश्नर के पास से तो दोनों में से कोई भी अग्रीव्ड हो सकता है। कमिश्नर जब डिसीजन देता है, हो सकता है आपके खिलाफ दे दे, टैक्स पेयर के खिलाफ दे दे, और ये भी पॉसिबल है कि वो डिसीजन डिपार्टमेंट के खिलाफ दे दे। तो जिसके खिलाफ देता है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, और इसे कहते हैं रेफरेंस टू हाई कोर्ट। जी। ओके सर, थैंक यू।